जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। भारत के पहले संचार उपग्रह का नाम क्या है? यहाँ पर बात हो रही है हमारे देश के पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। तो इसको बनाया था इसरो ने और इसका नाम था एप्पल। क्या नाम था? एप्पल इसका नाम रखा गया था। अब एप्पल का फुल फॉर्म भी है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो ये इसका पूरा नाम रखा गया था। सूर्य को देखने के लिए किस टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो कई सारे लोगों ने आंसर में लिखा था सोलर टेलीस्कोप। तो भैया जब बात ही सूर्य की हो रही है तो जाहिर सी बात है टेलीस्कोप का नाम सोलर ही होगा। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर ऑप्शन में आपको सोलर टेलीस्कोप नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इस टेलीस्कोप का नाम होता है हेलियोस्कोप। क्या नाम होता है? हेलियोस्कोप उसका नाम होता है। 5-10 रुपए के जो नए सिक्के हैं ये आपके किसके बने होते हैं? तो 5 और 10 रुपए के जो नए सिक्के आपके हैं ये बने होते हैं 3 एलिमेंट से। कौन कौन से? एक तो हमारा है कॉपर, एक हमारा है निकिल और एक हमारा है जिंक। तो इन तीनों से मिलकर के ये बने होते हैं। IFSC का पूरा नाम क्या है? तो IFSC का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और जब आप किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को भेजते हैं तो उस समय आपको IFSC कोड की जरूरत पड़ती है। और भारत के किस प्रधानमंत्री का नाम भारत के नोट पर अंकित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारे मनमोहन सिंह जी हैं इनका नाम नोट पर अंकित है। तो नोट पर क्यों अंकित है? क्योंकि ये RBI के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, इसीलिए भारत के जो नोट थे उस समय के उन पर आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस यानी कि बात हो रही है वर्ल्ड टूरिज्म डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है आपका प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बात हुई है पर्यटन दिवस की, तो वैश्विक स्तर पर पर्यटन के महत्व को लोगों को पहुंचाने के लिए, यानी कि पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा वर्ष 1970 में इसके मनाए जाने की घोषणा की गई थी। थीम आपको ध्यान रखना है, तो थीम इस बार की है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो जिस प्रकार से विश्व पर्यटन दिवस होता है उसी प्रकार से हम लोग अपने देश में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मनाते हैं। और ये आपका कब होता है? तो ये हमारा होता है 25 जनवरी को। और जब 25 जनवरी का नाम आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिन हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। तो 2 दिवस आपके होते हैं 25 जनवरी को। बाकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी भी दिवस का नाम आता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह पार्टिकुलर दिवस मनाया कब जाता है और उसकी थीम क्या है, किस लिए मनाया जाता है या किसके द्वारा कब घोषित किया गया था। ये प्रश्न आपसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है 26 सितंबर 2020 को वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बात हो रही है यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR की, तो इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने मनाया अपना 79th फाउंडेशन डे, यानी कि 79वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए CSIR के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सितंबर 1942 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की गई थी। और ये हमारे भारत देश का सबसे बड़ा शोध और विकास संस्थान है, यानी कि जो हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सबसे बड़ी बॉडी है वह आपकी है CSIR। तो CSIR का मुख्यालय तो आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में, लेकिन पूरे भारत में इसके आपको 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं मिलेंगी जहां पर शोध और विकास से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान रखना है, तो इसके अध्यक्ष हैं शेखर C मंडे। और इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सिंपली सर्च करना है KV गुरुजी। इसके अलावा kbguruji.in पर विजिट करके भी PDF को आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF के बारे में मैंने आपको बता भी रखा है कि किस प्रकार से वेबसाइट से आप
अपने अनुसार पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट के ऊपर से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि अपनी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किस प्रश्न को आप अपनी पीडीएफ में शामिल करना चाहते हैं या फिर किस प्रश्न को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, ये सारी सुविधा आपको मिल जाएगी kvguruji.in पर। अदरवाइज ये जो कंप्लीट फॉर्मेट है पीडीएफ का वह आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नीचे ऐप का लिंक आपको मिलेगा, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ क्विज भी दे सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी किया करें, और ये है उन लोगों के नाम जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया था। तो अनंत कुमार, डी.आर. मीना, अजय यादव, राजकुमार आनंद, प्रवीण कुमार, जितेंद्र कुमार, योगेश चंदेल, जयवीर सिंह, आलोक शुक्ला और उपासना ठाकुर ये शीर्ष 10 में रहे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महिला चयन समिति यानी कि ऑल इंडिया वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी का गठन किया है? तो ये गठित की गई है पूर्व भारतीय टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीतू डेविड को, हालांकि देखने से ये तो पहलवान टाइप की लगती हैं, लेकिन पूर्व महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश राज्य से, और अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इन्हीं की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय महिला चयन समिति का गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह भी ध्यान रखना है कि ये जो आपकी चयन समिति है इसमें कुल मिलाकर के 5 सदस्य हैं। तो नीतू डेविड इसकी है अध्यक्ष, बाकी अन्य सदस्यों के नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीसीसीआई की बात करते हैं तो भारत में क्रिकेट को संचालित करने वाली यह एक शीर्ष निकाय है जिसकी स्थापना 1928 को हुई थी। मुख्यालय इसका है मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं, और सचिव इसके हैं अमित शाह, गृह मंत्री के बेटे जय शाह। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग पुरुष चयन समिति की बात करते हैं तो उसके आपके सुनील जोशी बन गए हैं नए अध्यक्ष, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। बाकी बीसीसीआई की बात करते हैं तो इस समय बीसीसीआई के द्वारा ही आईपीएल के 13वें संस्करण का आयोजन करवाया जा रहा है, और अभी बीसीसीआई के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट बोर्ड के साथ में एक समझौता भी किया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में एक केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि केबल स्टेड ब्रिज एक ऐसा ब्रिज होता है जिसमें आपको इस प्रकार से केबल का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं बीच में हमारा एक पिलर है जिसमें इस ब्रिज को केबल के माध्यम से सपोर्ट दिया गया है। इसी प्रकार का एक ब्रिज हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में भी बन रहा है। अब इस ब्रिज की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी सतीश रेड्डी के द्वारा हैदराबाद में चेरियू झील के ऊपर इसका निर्माण किया गया है, और इसकी कुल लंबाई है 426 मीटर। कितनी लंबाई है? यानी कि पूरी लंबाई आप देखेंगे तो ये लंबाई है 426 मीटर। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद वैसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो हमारे स्मार्ट सिटी इंडेक्स अभी जारी किया गया था सितंबर माह में ही, उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा रहा था? तो सर्वश्रेष्ठ शहर रहा था हैदराबाद। हालांकि वैश्विक स्तर पर यह 50वें स्थान पर रहा था, लेकिन भारत का ये रहा था सर्वश्रेष्ठ। हैदराबाद में आपको मिल जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जिसको अभी नेशनल एनर्जी लीडर्स अवार्ड मिला है। विंग्स इंडिया 2020 इसका आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया। कोविड-19 के लिए फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली ये भी बेगमपेट हवाई अड्डे पर लगाई गई। हैदराबाद चिड़ियाघर में भारत का पहला हंटिंग चीता लाया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक रिपोर्ट जारी हुई थी सिटी मोमेंटम इंडेक्स की, तो ये भी एक वैश्विक रिपोर्ट थी जिसमें हैदराबाद शहर रहा था पहले स्थान पर। तो ये चीज़ें आपको हैदराबाद से ध्यान रखनी है। जो हमारा चार मीनार है वो भी आपको मिल जाएगा हैदराबाद में, और हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी को 2019-20 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया? तो यहाँ पर चुना गया है गुरप्रीत सिंह संधू को। तो ये आप देख सकते हैं गुरप्रीत सिंह संधू को, जिन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019-20 के लिए
चुना गया है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि अभी तक जब से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर की घोषणा की जा रही है, तब से जाकर के दूसरे गोलकीपर बन गए हैं गुरप्रीत सिंह संधू, जो कि इस प्रकार से फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इससे पहले केवल एक ही हमारे गोलकीपर थे जिनका नाम था सुब्रत पाल, तो 2009 में इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरुषों के लिए रहे गुरप्रीत सिंह संधू और महिलाओं के लिए रही है संजू, यानी कि संजू को फुटबॉलर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में चुना गया है। आपको एक नाम ध्यान रखना है सुनील छेत्री का, जो कि वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं और ये सबसे ज़्यादा 6 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत चुके हैं। बाकी अगर हम लोग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और अध्यक्ष इसके हैं प्रफुल्ल पटेल। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के आभासी समारोह का उद्घाटन किया गया? तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और इसके सॉन्ग का अनावरण किया गया था, यानी कि इसको लॉन्च किया गया था। तो अब जाकर के जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के आभासी समारोह का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इसको अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो देखिए, उत्तर पूर्वी हमारे राज्य हो गए जैसे कि सिक्किम, असम, इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी राज्यों की जो भी हस्तशिल्प है, हथकरघा है या फिर जैविक उत्पाद हैं, उन सभी का प्रदर्शन अन्य भारत में किसी स्थान पर किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर इसके उत्पाद या फिर इसके स्थानों की प्रदर्शनी किसी अन्य स्थान पर की जाएगी तो वहाँ के लोगों में ये इच्छा जगेगी कि इस पार्टिकुलर चीज़ को हमें खरीदना चाहिए या इस पार्टिकुलर लोकेशन पर हमें विजिट करना चाहिए। तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का मुख्य रूप से उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। तो थीम इसकी क्या रही? तो थीम इसकी रही है द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। ये इस बार की थीम रही है, यानी कि पर्यटन के ऊपर ही आधारित है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वर्ष का जो संस्करण है वह आपका पूरी तरीके से वर्चुअल आयोजित किया जा रहा है। 2018 में ये चंडीगढ़ में हुआ था और 2019 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये अकादमी हमारी बनेगी कर्नाटक के मंगलुरु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये हमारी पहली तटरक्षक अकादमी होगी, यानी कि जो भी हमारे तटरक्षक के अधिकारी होंगे या फिर कर्मचारी होंगे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की। तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अगर इसके मोटो की बात करते हैं, यानी कि आदर्श वाक्य की बात करते हैं, तो वह आपका है वयम रक्षामि, यानी कि हम रक्षा करते हैं। महानिदेशक हैं के नटराजन। और तटरक्षक दिवस कब होता है? तो 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। सितंबर 2020 में विश्व बैंक ने किस देश को स्वच्छ जल व स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी कहां पर दी गई है? बांग्लादेश राज्य को, यानी कि बांग्लादेश देश को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बांग्लादेश ने एक योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत उनका लक्ष्य ये है कि जो भी ग्रामीण बांग्लादेश है वहाँ पर हम लोग स्वच्छ जल को प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा अन्य स्वच्छता परियोजनाओं के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे सफाई के माध्यम से कोविड-19 को हम लोग दूर कर सकें। तो इसी के लिए विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर $200 मिलियन का ऋण दिया जाएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश की राजधानी आपको ढाका में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है टका। पीएम यहाँ की है शेख हसीना। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, इसके अलावा हमारा है असम, त्रिपुरा और मिजोरम। और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है ये आपकी बांग्लादेश के साथ ही है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की सरकार ने राज्य पुरोहित कल्याण प्रकल्प योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
और कल भी मैंने आपको इस योजना के बारे में बताया था कि जो भी पश्चिम बंगाल राज्य में मंदिर हैं और उन मंदिरों के पुजारी हैं उनको यहाँ पर 1,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा उनको रहने के लिए आवास भी दिया जाएगा पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो दुर्गा पूजा समितियां हैं उनको इस वर्ष 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा कोविड-19 के मद्देनजर जो भी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं उनकी टेस्टिंग को यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। पंजाब से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो CSIR के द्वारा दुर्गापुर में सबसे बड़ा सोलर वृक्ष लगाया गया। सिस्टोमस ग्रेसलस नाम की एक ताजे पानी की मछली की प्रजाति खोजी गई। गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई। मुद्रा योजना में महिलाओं को ऋण देने के मामले में यह दूसरे स्थान पर रहा। स्नेहर पोरोस और प्रोचेस्ता योजना की शुरुआत की गई। प्रवासी मजदूरों के लिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया गया। मत्स्य पालन और बागवानी के लिए मातृ स्मृति योजना लॉन्च की गई और कर्मभूमि नौकरी पोर्टल की भी शुरुआत की गई पश्चिम बंगाल राज्य में। इसके अलावा जो भी यूरोपीय संघ है उसके साथ में पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2 ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए भी समझौता किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी राजधानी इसकी आपको कोलकाता में मिल ही जाएगी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी। लोकसभा में यहाँ की 42 सीटें हैं और ममता दीदी की पार्टी कौन सी है तो ये आपकी है TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस। राज्यसभा में यहाँ की 16 सीटें हैं। विधानसभा में है 294। मुख्य न्यायाधीश हैं TB राधाकृष्णन और उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा कोलकाता में। राष्ट्रीय पार्क कई सारे हैं जैसे कि बक्सा, सिंगलीला, जलदपारा, न्योरा घाटी, गोरुमारा और सुंदरवन। टाइगर रिजर्व आपको बक्सा और सुंदरवन में मिलेगा। बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका एक है जो कि सुंदरवन है। मंदिर यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध है दक्षिणेश्वर काली। पश्चिमी बिहार यहाँ पर आपको 2 मिलेंगे, कुलिक और चिंतामणि कर पश्चिमी बिहार। एलिफेंट रिजर्व आपको 2 मिलेंगे, मयूर झरना और पूर्वी द्वार। रामसर स्थल आपको 2 मिलेंगे, पूर्वी कोलकाता और सुंदरवन। सितंबर 2020 में भारत व जापान की नौसेना के बीच कहां पर जिमेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया तो ये जो जिमेक्स नौसेना अभ्यास है ये भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच में प्रत्येक 2 वर्षों पर आयोजित होता है। पहले आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये इसका 4था संस्करण था और इसका आयोजन पूर्वी अरब सागर में किया गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। अब बात हुई है जापान की और बात हुई है सैन्य अभ्यास की, तो आपको ध्यान रखना है कि जापान के साथ में हम लोग अमेरिका के साथ साथ सबसे ज़्यादा सैन्य अभ्यास करते हैं। एक तो करते हैं हम लोग सहयोग काजिन जो कि नौसेना का अभ्यास है, ये आपका इसी वर्ष हुआ था चेन्नई में। मालाबार अभ्यास एक होता है, ये भी नौसेना का होता है, ये हम लोग जापान और अमेरिका के साथ में मिलकर के करते हैं और पिछले वर्ष ये जापान सी में आयोजित किया गया था। धर्म संरक्षक की बात करते हैं तो ये एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन पिछले साल मिजोरम में किया गया था, इसे हम लोग धर्मा गार्जियन के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है सिम्यू मैत्री जो कि दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच का अभ्यास है और ये पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में आयोजित किया गया था। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, शिंजो आबे जो कि पीएम थे जापान के, उनके स्थान पर नए एक पीएम बने हैं, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष वोल्कन वोजकीर किस देश के नागरिक हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की शुरुआत हो गई है और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है वोल्कन वोजकीर और ये आपके कहाँ के हैं तो ये हैं टर्की देश के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और इन्होंने स्थान लिया है नाइजीरिया के तिजानी मोहम्मद बंदे का। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है इसके अध्यक्ष का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी कि हर साल आपको यहाँ पर एक नया अध्यक्ष देखने को मिलेगा। और परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि भारत की तरफ से अभी तक एक व्यक्ति इसका अध्यक्ष रह चुका है और वो आपके हैं विजय लक्ष्मी पंडित। तो 1953 में ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष रह चुकी हैं और ये आपका कई बार ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की जो 6 प्रमुख निकाय हैं उनमें से यह एक है। स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय भी आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क में।
और आखिरी प्रश्न है, जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनमें से किस मंत्रालय के पूर्व मंत्री थे? तो ये पूर्व मंत्री रहे थे हमारे विदेश मंत्रालय के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जसवंत सिंह के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1957 से लेकर के 1966 तक ये हमारे सेना में मेजर रहे थे, और जो 1965 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 9 बार ये कुल मिलाकर के राज्यसभा और लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इनके पास में विदेश मंत्रालय रहा था, रक्षा मंत्रालय रहा था और वित्त मंत्रालय भी रहा था। हालांकि ये सारे मंत्रालय एक साथ इनके पास में नहीं रहे थे। और जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था उस समय ये भारत के विदेश मंत्री थे। इसके अलावा इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो अब 82 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी जान लेते हैं। भारत और कंबोडिया के बीच में भारतीय रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी के लिए वेबिनार और एक्सपो थीम के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। और जब भी मैं कहूँ वेबिनार, इसका मतलब है कि एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे थे गोपाल कृष्ण गांधी। 2004 से 9 तक ये राज्यपाल रहे थे, और अब इनको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए लाइव ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। आयुष मंत्री श्रीपद नायक एसओ के द्वारा जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह में औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की नींव रखी गई है। और केरल राज्य का जो पर्यटन विभाग है उसने अभी एक और पुरस्कार जीत लिया है। तो पुरस्कार का नाम है पाटा ग्रैंड अवार्ड, और ये पुरस्कार इनको मिला है 2018 में केरल के पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किए गए ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए। दरअसल 2018 में केरल में आ गई थी बाढ़, और बाढ़ के साथ साथ वहां पर नीपा वायरस का प्रकोप था, तो इसीलिए जो पर्यटन था उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली जाकर के केरल का जो पर्यटन विभाग है उसने शुरू किया था ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन, और इसके बाद में यहाँ पे जो पर्यटन है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। और इसीलिए ब्राज़ील में आयोजित एक ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान पाटा ग्रैंड अवार्ड से केरल राज्य के पर्यटन विभाग को सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक जरूरी चीज़, वीडियो आप लोग देखते हैं, लाइक बहुत कम लोग करते हैं और शेयर आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखिए मैं डेली 5 से 6 घंटे मेहनत करता हूँ केवल आपके इस डेली करंट अफेयर के लिए, जिससे मैं आपको सर्वश्रेष्ठ कंटेंट दे पाता हूँ। एक एक क्वेश्चन में कई बार 15 से 20 मिनट लग जाते हैं मुझको सर्च करने में, उनमें से क्या डाटा इंक्लूड करना है, क्या छोड़ना है, और इन सबको शामिल करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं वीडियो को बनाता रहूं तो बिल्कुल आप लोग सहयोग जरूर दें, अदरवाइज फिर मुझे फॉर्मेलिटी ही करनी पड़ेगी करंट अफेयर के वीडियो में। बाकी सारा डिसीजन आप लोगों के हाथ में, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा हम आगे पढ़ाएंगे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, चेक जारी करने की तिथि से कितने दिन के लिए वैध होता है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने चेक को इशू कर दिया कल की डेट में तो वह उससे कितने दिनों तक वैध रहेगा, यानी कि वैलिड रहेगा। शिमला समझौता 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आपको बताना था कि ये किस स्थान पर हुआ था, यानी कि शिमला में किस स्थान पर हुआ था। सचिन तेंदुलकर ने किस मैदान पर 1989 में पहला टेस्ट मैच खेला था? नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? और किस वर्ष के ओलंपिक में पहली बार महिलाओं का प्रवेश हुआ था, यानी कि महिलाओं को प्रवेश किस वर्ष के ओलंपिक में मिला था? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी आपको जरूर करना है। बाकी आज शाम को हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज शुरू करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी हमारी इंपॉर्टेंट कमेटी गठित की गई है वर्ष 2020 में। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।